आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान का 14वां भाग लेके आ रहे हैं, जहां पर हम 150 प्रश्नों को कवर करते हैं। ये सारे प्रश्न आपके पिछले साल के हैं और अगर आप चाहें तो इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे और उसके लिए आपको यह ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पर मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। यहाँ पे कुल मिला के 150 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 3 वीडियो को कंबाइंड करके बनाया गया है। तो आप अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए। शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे आपको एक टाइमर दिखेगा और इसी 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा, चाहे आप ये वीडियो लाइव देख रहे हो या फिर लाइव होने के बाद। क्वेश्चन है कि कौन से गोल मेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ये आपके देखिए विकल्प है 4, और ये क्वेश्चन एसएससी CHSL 10+2 LDC परीक्षा में पूछा गया था। बताइए। देखिए, अगर आप गोल मेज सम्मेलन की बात करते हैं तो गोल मेज सम्मेलन मतलब कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था लंदन में। पूछा जाता है कई बार कि कहाँ पे हो रहा था, और राउंड टेबल इसलिए नाम पड़ा कि एक बड़ा सा गोल मेज था, उसी के चारों तरफ लोग बैठते थे, इसीलिए इसको राउंड टेबल या फिर गोल मेज सम्मेलन कहा गया। यहाँ पे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए। तीनों में अगर इंडिया की तरफ से कोई व्यक्ति भाग लिया तो ये थे डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। ये दलित के तरफ से जा रहे थे, मतलब कि दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है गांधी जी के बारे में, तो गांधी जी ने केवल दूसरे वाले में लिया था। देखिए, इनका सन है 1930 में पहला हुआ, 1931 में दूसरा हुआ और 1932 में तीसरा हुआ। तो गांधी जी केवल दूसरे में गए, वो भी बीच में छोड़ के चले आए। लेकिन जो अंबेडकर थे ये तीनों में भाग लिए थे, लेकिन ये दलित का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंध है। इनमें से कौन है जो कि जलियांवाला से संबंधित है, बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंधित जो ब्रिगेडियर था ये था जनरल डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ, तो अमृतसर में। अमृतसर पंजाब में है, ठीक है। इसके अलावा आप ये जानिए कि इसका डेट 13 अप्रैल 1919 को, जब कुछ लोग जलियांवाला बाग में बैठ करके मीटिंग कर रहे थे, वो भी निहत थे, जनरल डायर ने उनको घेर करके गोली चलाने का आदेश दे दिया। इसके बाद हुआ क्या कि लगभग इसमें 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। जब विदेशी दबाव पड़ा इंग्लैंड पे, तो उसने इसकी जांच कराई और कहा कि नहीं, यहाँ पे तो केवल 369 लोग मारे गए थे। इसके बाद यहाँ पे जो जनरल डायर था उसको यहाँ से हटा लिया गया और वापस लंदन भेज दिया गया, जहाँ पर इसको 1941 में उधम सिंह ने लंदन में जाकर गोली मारी। तो कई सारे क्वेश्चन इस जो ये वाला क्वेश्चन है, इससे कई सारे क्वेश्चन जोड़ के पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी CHSL 10+2 LDC DEO परीक्षा में 2015 में पूछा गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है, अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन है, विकल्प है और टाइमर है। देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया था। वैसे तो नारा से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये नारा किसने दिया, वो नारा किसने दिया। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, या फिर आप ऐप पे जाएंगे तो वहाँ आपको पोस्ट भी मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। लेकिन यहाँ पे जो करो और मरो का नारा था, ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अब ये कब दिया गया, तो भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 8 अगस्त, कहीं कहीं 9 अगस्त मिलेगा, 1942 को। जब ये शुरू किया गया तो उसमें गांधी जी ने कहा करो या मरो। ये क्वेश्चन CGL का क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया था। गांधीवादी विचारधारा का सारत्व तो क्या है, बताइए। मतलब एक लाइन में या फिर कहिए एक शब्द में ये पूछा गया है कि गांधी जी का मतलब फाइनली मकसद क्या था, फाइनल क्या क्या चाहते थे, उनका सारत्व तो क्या था। अगर उनका विचार की बात करें तो क्या मतलब था, तो ये था सत्याग्रह। वो कोई साधु नहीं थे, वो कोई अध्यात्म की बात नहीं बताते थे, मोक्ष के बारे में बात नहीं करते थे,
वो केवल सत्याग्रह के बारे में बताते थे। CPO-SI 2016 में पूछा गया है। देखिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं सारे क्वेश्चन SSC के ही हैं, लेकिन ये नहीं कि SSC में पूछा गया है तो आपके स्टेट लेवल वाले में नहीं पूछा जाएगा। ये मतलब कि पूरे नेशनल लेवल के क्वेश्चन है और आपके किसी भी स्टेट में पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी, बताइए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं ना तो गलती होने के चांसेस भी ज़्यादा होता है। और क्यों? क्योंकि लोग क्या पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी, बस यहाँ तक पढ़े, इसके बाद पढ़े ही नहीं। जल्दीबाजी में, परीक्षा का प्रेशर होता है तो वहाँ पे गलती हो जाती है। अब देखिए साबरमती आश्रम में तो वो रहते ही थे गुजरात में, सेवाग्राम आश्रम भी उन्होंने ही बनाया था, लेकिन विश्व भारती की स्थापना गुरुदेव यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अब कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि कब की थी, तो 1921 में। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आ गया तो ये जानिए कि 1913 में इनको नोबेल मिला था। ठीक है, क्यों मिला था? गीतांजलि के लिए। नोबेल कब से दिया जाता है? 1901 से अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे। शुरू में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन अब ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। भारत में अगर अंत में देखेंगे तो 2014 में कैलाश सत्यार्थी को मिला। उसके बाद जो कोई भी इंडियन नहीं है जिसको ये मिला है, कुछ लोग भारतीय मूल के हैं उनको ये मिला है। इसके अलावा इससे पहले 2014 से पहले आप देखेंगे तो कई सारे लोग हैं जिनको नोबेल दिया जा चुका है। 1998 में ये अमर्त्य सेन को दिया गया था, CB रमन को दिया गया था 1930 में। तो इस तरह के कई क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। CGL का क्वेश्चन है ये। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया, बताइए। देखिए कहा गया है त्रिपुरी संकट। अब त्रिपुरी संकट क्या है? तो 1937 में त्रिपुरी संकट हुआ था और इसके बाद जिनको अध्यक्ष चुना गया ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति बने थे। क्या आप बता पाएंगे कि ये कहां से आते हैं? ये आते हैं बिहार से। निम्नलिखित में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया था? क्वेश्चन CGL का है, बताइए। अब देखिए अगर ये क्वेश्चन दक्षिण अफ्रीका हटा देता तो क्वेश्चन ही गलत हो जाता। क्वेश्चन इसलिए गलत हो जाता क्योंकि हरिजन, यंग इंडिया, इन सारे का संपादन गांधी जी ने ही किया है, लेकिन कहा गया है कि दक्षिण अफ्रीका में। बताइए, यह है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन इसकी स्टार्टिंग की थी गांधी जी ने 1903 में। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। तो ये क्वेश्चन CGL का क्वेश्चन है। अगला है कि जनरल डायर जो कि जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था किसके द्वारा मारा गया, बताइए। हमने बताया है जब ये क्वेश्चन आया था तो हमने बताया है, आपको ये भी बताए थे कि कब मारा गया। तो जनरल डायर को मारा था कौन? उधम सिंह। ठीक है, 1941 में। CGL का क्वेश्चन है ये, 2016 में पूछा गया है। अगला है कि बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? CGL का क्वेश्चन है। और देखिए जो पिछला वाला क्वेश्चन हम बताए थे 1941, कहीं कहीं आपको 1940 मिलेगा। तो ज़्यादा इनमें कंट्रोवर्सी है, तो अगर आप 40 वाला विकल्प आए तो आप इसी को ट्रिक करिए, यही ज़्यादा सही होगा। ये वाला क्वेश्चन है कि बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये भी क्वेश्चन CGL का है। तो इसके लिए सही उत्तर होगा कि इस्लाम को परिशुद्ध करना। इस्लाम को परिशुद्ध करना। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? सेम वही क्वेश्चन है जैसे कि अभी पूछा गया था कि इनमें से किसका प्रकाशन दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किया, बताइए पहले। आसान क्वेश्चन है, ये है इंडियन ओपिनियन। सन पूछा जा सकता है 1903। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन CGL का क्वेश्चन है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? आसान क्वेश्चन।
इसके लिए सही उत्तर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। सबके उपनाम होते हैं और सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता है। सीजीएल का क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया था। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया? यह भी क्वेश्चन सीजीएल का है, बताइए। देखिए सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता तो कहा ही जाता था और ये कहा गया सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कब? 1944 में। ठीक है। अगला है कि अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा महात्मा गांधी को कौन सी पदवी असहयोग आंदोलन के समय लौटा दी गई? मतलब ये पदवी अंग्रेज गांधी जी को दिए थे और जब असहयोग आंदोलन चलने लगा तो गांधी जी ने इस पदवी को वापस कर दिया अंग्रेजों को। देखिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में एक बड़ा काम करके आए थे। ये सबको पता है कि वहां पे काले गोरे का जो भेद था उसे खत्म करने के लिए गांधी जी ने बड़ा काम किया दक्षिण अफ्रीका में। जब वो इंडिया आए, डेट था 9 जनवरी 1915। तो अंग्रेजों ने सोचा कि ये व्यक्ति वहाँ इतना बड़ा आंदोलन करके आया है, यहाँ के लिए भी ठीक नहीं है, क्यों ना इसे कुछ इनाम दिया जाए कि ये हम लोगों के साथ जुड़ करके रहे। क्योंकि कई सारे लोग थे जो कि इंडियन होते हुए भी अंग्रेजों से मिले हुए थे केवल खुद के फायदे के लिए। तो ये देखते हुए अंग्रेजों ने गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि दी। कैसरे हिंद की 1915 में ही दे दिया गया। लेकिन जब 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया, ये गांधी जी के ही द्वारा शुरू किया गया, तब गांधी जी ने इस उपाधि को रिटर्न कर दिया अंग्रेजों को। ये सीजीएल टायर 1 2016 का क्वेश्चन है। गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव बताइए। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। गांधी जी किसके बारे में बात करते थे? सत्य। इसके अलावा अहिंसा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अहिंसा इसमें है और सत्य मतलब कि सच्चाई, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा। सीजीएल 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? जगह बताना है आपको। देखिए ये कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया था वर्धा में। ठीक है। डेट की बात कर लें तो 14 जुलाई 1942 को जो कांग्रेस की कार्यकारिणी थी, कांग्रेस की समिति थी, उसने इसको प्रस्तावित किया, भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में 8 अगस्त को शुरू किया गया। सीजीएल टायर 1 2016 का क्वेश्चन है। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता मतलब कि 1947 के समय, बताइए। आसान क्वेश्चन है क्योंकि आप देखेंगे कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस था उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। एक व्यक्ति 1 साल तक रहता था, फिर से चुनाव होता था। चाहे तो उस व्यक्ति को दोबारा तिबारा बनाया जा सकता था, लेकिन 1 साल के बाद चुनाव होता ही था। तो 1947 में जो व्यक्ति अध्यक्ष थे ये थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया ये खिताब किसने दिया था? सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता था, यानी कि भारत की बुलबुल, और वह उनके जो मधुर स्वर था उसके लिए कहा जाता था। उन्होंने कई सारे कविताएं भी लिखी हैं, जैसे कि द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग, इसी तरह के गोल्डन, इस तरह की कई सारे कविताएं हैं उनकी। तो पूछा गया है कि किसने उनको ये उपाधि दी, तो ये उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। सीजीएल टायर 1 2016 ये डेट है। शिफ्ट तीसरे में ये क्वेश्चन पूछा गया था। स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? मतलब क्यों चला स्वदेशी आंदोलन, ये बताना है आपको। देखिए यहाँ पे जो टाइमर चल रहा है ना, उसी के अंदर अंदर आपको अपना उत्तर कमेंट करके बता देना है। अगर आप इस वीडियो को लाइव होने के बाद देख रहे हैं, मतलब रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं,
तो आप तब भी अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए। इसके लिए जो सही उत्तर होगा ये होगा बंगाल का विभाजन। देखिए बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तभी स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ 1906 में। यानी कि बंगाल के विभाजन से ही संबंधित है स्वदेशी आंदोलन। सीजीएल टायर 2016। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के, बताइए। देखिए जब भारत स्वतंत्र हुआ तो जो गवर्नर जनरल बनाए गए इनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन कहा गया है कि प्रथम भारतीय बताइए। तो लॉर्ड माउंटबेटन तो भारतीय है नहीं, तो भारतीय आपको बताना है। यानी कि इनके बाद कौन बना? तो ये बने सी राजगोपालचारी। इनको राजा जी भी बोला जाता है। यानी कि आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगर ये पूछा होता कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, भारतीय नहीं पूछता, तब लॉर्ड माउंटबेटन सही होता। सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है। वह प्रथम भारतीय कौन था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया था? ये थे एमएन राय। एमएन राय एक कम्युनिस्ट नेता भी थे, तो इनको कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता बनाया गया था। आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। सीजीएल टायर 1। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था और इसका काम ये था कि इंडिया को या पाकिस्तान को, दोनों को बताना था कि भाई आप अपना अपना संविधान बना लीजिए। ठीक है, तो इसका अध्यक्ष कौन था ये पूछा गया है। तो टाइमर रुका है, चलिए बताइए। ये है सर पैथिक लॉरेंस और ये 24 मार्च 1946 को भारत आया था। गांधी जी का सर्वोदय से क्या मतलब था? देखिए सर्वोदय का मतलब होता है सार्वभौमिक उत्थान, मतलब कि सबका उत्थान। ठीक है, और गांधी जी के सर्वोदय का यही मतलब था कि नैतिक मूल्य पर आधारित एक नए समाज को बनाना। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 2016 के 9 तारीख 9वें महीना और सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? ये रहे आपके विकल्प और आपका टाइमर। देखिए खिलाफत आंदोलन की अगर आप इसको गहराई से देखेंगे तो इसमें जो भारतीय मुसलमान थे इनके द्वारा ये आंदोलन बुलाया गया था, लेकिन ये संबंधित था तुर्की से संबंधित था और मुसलमानों के द्वारा। यानी कि अगर आपको किसी संप्रदाय का नाम दिया जाए ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हो तो आप मुस्लिम ट्रिक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 2016 में पूछा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस सत्र में पूर्ण स्वराज को अपना विशिष्ट लक्ष्य घोषित किया? पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई, किस सत्र में? यह क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कई सारी चीजें पूछी जाती हैं। सबसे पहले पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। हुआ यह था कि इससे पहले अंग्रेज आधा स्वतंत्रता देने के लिए तैयार थे। अब आधा स्वतंत्रता का ये मतलब है कि वो कहते थे कि आप प्रधान बन जाइए, मतलब पंचायत लेवल पे हेड हो जाइए, जिला पे हेड हो जाइए, लेकिन जो मेन होगा ना ये हम ही बैठेंगे, हमसे पूछ कर ही आपको काम करना पड़ेगा। इसको कहते हैं आधा। ठीक है, तो इसको बहिष्कार करके कहा गया कि नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूरा स्वतंत्रता। और ये किया गया लाहौर के सेशन में, जो कि हुआ था 1929 में। डेट की बात कर लें तो 31 दिसंबर डेट था। कई बार पूछा गया है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वतंत्रता यहाँ से पारित की गई और सन था 1929, जगह थी लाहौर। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास किस पार्टी के संस्थापक थे? ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है, पहले उत्तर बताइए उसके बाद। सही उत्तर होगा स्वराज पार्टी। देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है कि सीआर दास ने कौन सी पार्टी बनाई, या फिर मोतीलाल नेहरू ने किसके साथ मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो
तो ये क्वेश्चन इसके पहले वाली वीडियो में भी आप देखे होंगे कि पूछा गया था कुछ अलग तरीके से। यानी कि कहने का ये मतलब है हमारे कि अगर आप इसका लॉन्ग वाली वीडियो देख रहे होंगे, जैसे कि जो जिसमें 1000 या फिर 500 क्वेश्चन है, तो वहाँ पे आपको एक ही क्वेश्चन कई बार कई तरीके से मिलेगा। उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जितने बार जितने तरीके से पूछा गया है हम कवर कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? बताइए, किसका समर्थन नहीं किया उन्होंने? देखिए, महात्मा गांधी दारू वाला जो सिस्टम है उसके सपोर्ट में थे, मतलब कि दारू वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। ग्राम पंचायत के भी पक्षधर थे कि मतलब कि ग्राम पंचायत होगी तभी गांव में विकास होगा। श्रम की गरिमा के बारे में बताते थे, लेकिन इन्होंने भारी उद्योग का कभी भी समर्थन नहीं किया। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 2016 में पूछा गया है। शांति निकेतन का निर्माण निम्न में से किसने कराया था? अभी हमने बताया आपको पिछले कुछ क्वेश्चनों में। अगर आपको याद हो तो वहां पे पूछा गया था क्वेश्चन कि निम्न में से किसका संबंध गांधी जी से नहीं है, तो वो था शांति निकेतन। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि शांति निकेतन का निर्माण किसने कराया है। सेम एक ही क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से अलग अलग बार पूछा जाता है। ये कराया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका निर्माण कराया था शांति निकेतन का। गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनवाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया, बताइए। देखिए, पहले तो एक चीज कंफर्म कर लीजिए कि गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और इंडिया गेट दिल्ली में है। दोनों अलग अलग हैं और दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं। अब पूछा गया है कि गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनाया गया, तो ये था जॉर्ज बेटेट, जो कि ये इसका अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे तो 1878 से लेकर के 1926 तक है। तो इसी ने 1911 में इसको बनवाया था। ये क्वेश्चन सीजीएल और सीएचएसएल दोनों में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की? सही उत्तर है राम से मैकडोनाल्ड। अगर आप देखेंगे पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जो कि लंदन में होता था, तो इसका उद्घाटन किया गया था 12 नवंबर 1930। ठीक है, तो इसका उद्घाटन किया गया किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा, जो कि वहाँ के राजा थे, और उसका जो अध्यक्षता किया गया उस वहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री कौन थे? तो राम से मैकडोनाल्ड। ये क्वेश्चन 2018 सेकेंड सिटिंग एसएससी जेई में पूछा गया है। वायकोम सत्याग्रह जो कि 24-25 में था, ये कहाँ चलाया गया? बताइए। देखिए, नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए। वायकोम ये कोट्टम जिले में चलाया गया, कोट्टम जिले में। ठीक है, चलिए आप बताइए कोट्टम जिला कहाँ पर है, किस राज्य में इसमें से? बताइए। यहाँ पे हम 2 सेकंड आपको और दे रहे हैं। केरल में। अगस्त 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? सही उत्तर होगा विट्ठल भाई पटेल, जो कि 1925 में केंद्रीय विधानसभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष थे, और एक बार और ये निर्वाचित हुए थे। ये हुए थे 1927 में। तो 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बड़ा आसान क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसमें तनिक भी शक नहीं है कि ये दोबारा नहीं पूछा जाएगा। ये सारे कई बार एग्जामों में रिपीट होते हैं। तो ये किया गया था 1930 में। डेट पूछ ले तो 12 मार्च 1930। पूरा कब हुआ? 6 अप्रैल 1930। दांडी यात्रा है, 24 दिन चला था। महात्मा गांधी के साथ द्वितीय गोलमेज परिषद में किसने भाग लिया था? बताइए।
देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में केवल गांधी जी गए थे 1931 में, लेकिन इनके साथ जो गया था उनका नाम है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू महात्मा गांधी के साथ गई थी, और यहीं पे मतलब कि इसी सेशन के आसपास 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। गांधी इरविन समझौता, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करने के साथ शेयर कर दें, और इससे जो पहले वाली सभी वीडियो हैं उसको देखने के लिए ऐप डाउनलोड करिए। ऐप केवल 4 MB का है, तो आराम से आप इसे अपने मोबाइल में रख सकते हैं। कई सारे फ़ायदे मिलेंगे वहाँ से, PDF, वीडियो, हिंदी में पढ़ना, इंग्लिश में पढ़ना, तो ज़रूर डाउनलोड करिए। क्वेश्चन है कि चौरी चौरा की घटना किस वर्ष हुई थी? अब चौरी चौरी की घटना की बात करें तो इससे पहले थोड़ा सा 2 साल पहले आप जाइए, 1920 में यहाँ शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन, और गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दी, और गांधी जी ने कहा कि अब असहयोग आंदोलन चलेगा। असहयोग आंदोलन चल ही रहा था कि गोरखपुर में एक थाने के भीतर 22 पुलिसकर्मियों को जला करके मार दिया गया। ये सन था 1922, और इसी समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। MTS का क्वेश्चन है ये। 3 कठिया प्रथा का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र में है? एरिया पूछा गया है, तो ये बिहार में था। अब आप देखेंगे कई सारे इसमें विकल्प हैं जो कि बिहार से हैं, तो ये है चंपारण। चंपारण में 3 कठिया सिस्टम थी, और जो भी यूरोपीय बगान मालिक थे वो कहते थे कि अपने भूमि के 3/20 भाग पे जो किसान हैं उनको नील की खेती करनी पड़ेगी, तो यही था 3 कठिया, मतलब कि तीसरा भाग 20 का। अगला है कि असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? क्वेश्चन थोड़ा डीप से है। देखिए, ये तो पता है कि 1920 से चला और 1922 में ख़त्म हुआ, लेकिन चारों विकल्प 1920 और 22 से ही है। लेकिन जो सही उत्तर होगा ना, ये होगा सितंबर 1920 से अप्रैल 1922 तक। ठीक है, अप्रैल 1922 तक। निम्न में से किस नेता का नाम चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़ा है? नहीं जुड़ा है। सरदार पटेल। इसके अलावा अनुग्रह नारायण सिंह, JV कृपलानी और ब्रिज किशोर प्रसाद, ये तीनों लोग संबंधित हैं चंपारण से। गांधी जी भी है, लेकिन सरदार पटेल का नाम चंपारण सत्याग्रह में नहीं मिलता है। ये क्वेश्चन 10+2 में पूछा गया है 2018 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहां से इस आंदोलन को शुरू किया? तो बताइए कहां से शुरू किया? तो इन्होंने शुरू किया था पवनार से। ठीक है, पवनार से। कहां पे है? महाराष्ट्र में। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं है? यह है आपके 4 विकल्प, और CHSL में पूछा गया था। देखिए, सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश, ये लोग सभी संबंधित हैं। क्वेश्चन है कि नमक यात्रा, जिसे डांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है, ये किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई? बड़ा आसान क्वेश्चन है, 10+2 में पूछा गया था। सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने गुजरात में इसको शुरू किया 1930 में। बस आप इतना ही जानिए। CHSL 10+2 में पूछा गया है। चौरी चौरा की घटना किस वर्ष हुई? अभी बताए थे। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में घुमा फिरा के। ये हुई थी 1922 में। चौरी चौरा जगह है एक गोरखपुर में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे असहयोग आंदोलन के दौरान 22 लोगों को जला दिया गया था प्रदर्शनकारियों के द्वारा। गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी?
देखिए, जब गांधी जी के लिए जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहे थे तो गांधी जी को पहले वाले में बुलाया गया, गांधी जी नहीं गए। गांधी जी को दूसरे वाले में बुलाया गया, गांधी जी गए। और वहाँ पे सबसे पहले गांधी इरविन समझौता हुआ। तो उसमें आ, ये नहीं कहा गया था कि खादी उत्पादन से टैक्स हटेगा, तो यह एक शर्त नहीं थी। यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ये ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। ये जान लीजिए कब हुआ, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। महात्मा गांधी ने किस वर्ष में नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था? नेटाल भारतीय कांग्रेस। कहीं कहीं नेटाल, कहीं कहीं नटाल आपको मिलेगा, नटाल इस तरह लिखा हुआ। तो ये है 1894। 1894 में गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में इसकी स्थापना की गई थी। रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में किसको राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था? देखिए, रॉलेट एक्ट क्या है? तो रॉलेट एक्ट एक काला कानून था जिसे गांधी जी ने काला कानून कहा। इसके खिलाफ कहा जाता है कि ना अपील, ना दलील, ना वकील, पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी। तो इसके खिलाफ राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया 6 अप्रैल 1919 को, क्योंकि 1919 में ही रॉलेट एक्ट लाया गया था। रॉलेट एक्ट के तहत ही 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उनको छुड़ाने के लिए लोगों की एक मीटिंग हो रही थी जलियांवाला बाग में, और वहां पे जनरल डायर ने गोली चलवा दी। 1920 का खिलाफत आंदोलन के खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था। ये वही क्वेश्चन है खिलाफत वाला। तो हम बताए थे आपको कि या तो तुर्की या तो मुस्लिम, 2 ऑप्शन होगा, तो आप कोई मार दीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन है तुर्की। 2019। 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात में बारदोली की स्थानीय किसानों के आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? देखिए, बारदोली की महिलाएं ज्यादा थी, तो आपको बताना है कौन। अब बारदोली से ही इनको एक नाम मिला, ये था सरदार। बारदोली में पहली बार इनको सरदार कहा गया, तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना या फिर चुने जाने वाला या फिर वाली एकमात्र भारतीय कौन था या फिर थी? कहने का मतलब ये है कि कोई भी, चाहे मेल या फिर फीमेल, कोई भी जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया और वो भारतीय है, ये कौन है इनमें से? ये क्वेश्चन देखिए एसएससी में पूछा गया है कई परीक्षाओं में, 2 बार, एक बार इनकम टैक्स में और एक बार सीजीएल टायर 1 में। अब देखिए आपको मिलता है 5 सेकंड का समय, बताइए इसी में। सही उत्तर है विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित ये पहली महिला थी जो कि यूएन में चुनी गई थी, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन भी थी। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? यहाँ पे आपके 4 विकल्प है, और ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 2016 में पूछा गया था। आपके पास 5 सेकंड है, बताइए। अगर पहली महिला राज्यपाल की बात की जाए तो यह है श्रीमती सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू के बारे में बात करें तो ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनाई गई थी। अब देखिए, सरोजिनी नायडू जब उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनाई गई तो ये इनका जो टाइम पीरियड था 1947 से लेकर 49 था। लेकिन आगे, मतलब जब इनकी एक बेटी थी, उनका नाम था पद्मजा नायडू, ये पश्चिम बंगाल की गवर्नर बनाई गई थी करीब करीब 1966 में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है उनकी बेटी से रिलेटेड। अगला है कि जब भारत और रूस के बीच में मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूसी नेता कौन थे? ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में जोड़ना चाहिए था कि स्वतंत्रता के तुरंत बाद, क्योंकि पहले तो अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन जब स्वतंत्रता मिली तब भारत और रूस के बीच में जो पहली संधि हुई उस समय कौन था? तो उस समय रूस के जो नेता थे ये थे निकिता खुश्वेच। निकिता खुश्वेच थे, और ये 1953 में ये समझौता हुआ था। अगर आप रूस को देखेंगे तो रूस भारत का एक अच्छा दोस्त है, तो कई सारे समझौते हुए हैं, लेकिन पहला जो समझौता हुआ था 1953 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में किसने काम किया था? ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में 2012 और एक बार और, मतलब कि 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए।
देखिए सोवियत संघ में कहा गया है, सोवियत संघ में तो ये थी विजय लक्ष्मी पंडित, इनको अध्यक्ष भी वहां पे बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का किसके द्वारा सीमांकन किया गया था। जो बॉर्डर है ये किसके द्वारा बताया गया है, ये दिल्ली पुलिस 2012 में पूछा गया था, बताइए। देखिए ये सीमांकन किया गया था सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा, इसीलिए हम इसको रेडक्लिफ रेखा के नाम से भी जानते हैं। अगर आप इंडिया और चाइना के बॉर्डर की बात करें तो इसको हम मैकमोहन बॉर्डर कहते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है इसको हम सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा बनाया गया था, इसको रेडक्लिफ बॉर्डर बोला जाता है। अगर आपसे कभी डेट पूछ ले तो ये कब किया गया था, तो 1947 में 17 अगस्त को, 17 अगस्त 1947 में। अगला है कि आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच में पहला शांति और मित्रता की संधि किस वर्ष काठमांडू में हुई थी। ये आपके ऑप्शंस है और 5 सेकंड समय। देखिए ये हुआ था 1950 में ही, क्योंकि नेपाल भारत का बहुत ज़्यादा पड़ोसी देश है, तो इससे जो समझौता हुआ काठमांडू में हुआ था, जो कि नेपाल की राजधानी है, और ये हुआ था 1950 में। अगला क्वेश्चन है कि 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का क्या नाम था। आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे। देखिए जब ये हस्ताक्षर हुआ, जो शिमला समझौते की बात हम कर रहे हैं 1972 में, उस समय अभी वहां के प्रधानमंत्री नए नए निर्वाचित हुए थे और उनका नाम क्या था, जुल्फिकार अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो। तो जुल्फिकार अली भुट्टो, और हमारी प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। डेट था समय है 1972, ये जो बांग्लादेश जब पाकिस्तान से कट के बना तब की बात है। अगला क्वेश्चन है कि पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया, बताइए। पंचशील सिद्धांत के बारे में किसने बताया है। देखिए अगर आप मतलब कि भगवान बुद्ध के चक्कर में हैं तो ये सही नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया था। पंचशील में सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह एक राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बात की गई है, उसमें से 5 बातों पे ध्यान दिया गया था। देखिए अगर हम 5 बातों को बताएं तो यहाँ पे जो पहला है ये था कि एक मतलब हम अपने पड़ोसी देश का मतलब सभी देश एक दूसरे देश की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करेंगे। जो दूसरा था कि कोई भी देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा, ठीक है। जो तीसरा था कि आक्रामक नीति कोई नहीं रखेगा। आक्रामक मतलब कि अगर कोई हमारा पड़ोसी कमजोर है तो हम उसको दबा के नहीं रखेंगे, अगर कोई हमारा पड़ोसी हमसे बड़ा है तो वो भी हमको दबा के नहीं रखेगा। चौथा था कि समानता और परस्पर लाभ, ठीक है। और 5वां था शांतिपूर्ण व्यवहार। तो ये जो 5 सिद्धांत दिए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। ये क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया है 2013 में। अगला है कि कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया। एमटीएस का क्वेश्चन है ये। सही उत्तर है 1972। अब देखिए ये जो कोयला खान संरक्षण और विकास अधिनियम आया था ये 1972 में आया था। कहीं कहीं आपको ये पारित हुआ 72 में, लेकिन जब ये पूरी तरह लागू होने की बात अगर पूछी जाए आपसे तो सही उत्तर होगा 1974। मतलब संसद में पारित हुआ कब, 1972 में। ये क्वेश्चन एमटीएस का है, 2013 में पूछा गया था। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ, कब हुआ था। जैसा कि हमने आपको पंचशील के बारे में बताया है, ये भारत और चीन के बीच में कब लागू किया गया, ये आपसे पूछा गया है। इसमें जो विकल्प दिए गए हैं 1954 होगा, लेकिन अगर हम डेट की बात करें तो ये था 29 अप्रैल 1954 भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ था। ये क्वेश्चन देखिए सीजीएल टायर 1 में 2015 में और एक बार सीपीओएसआई में 2016 में पूछा जा चुका है।
अगला क्वेश्चन है कि भारत के दौर पे आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। पता होगा आपको कि अमेरिका में प्रधानमंत्री का पद नहीं होता है। जो सबसे पावरफुल व्यक्ति है वो प्रेसिडेंट ही होता है, जो कि 2 बार इलेक्ट किया जा सकता है और 1 बार उसका 4 साल का पद होगा। ठीक है, अब इसमें से कौन है जो कि पहला अमेरिकी राष्ट्रपति है जो कि भारत आया, बताइए। देखिए, इसके लिए सही उत्तर होगा डी आइजनहावर, मतलब कि ड्वांट डी आइजनहावर। ये 1959 में भारत आए थे। अगर आप देखेंगे कि अमेरिका में इनका कार्यकाल क्या रहा, तो 1953 से लेकर के 1961 तक, इसी दौरान मतलब इसी बीच में ये भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रजवाड़ा स्वतंत्रता के बाद भारतीय संगठन में सम्मिलित नहीं हुआ। देखिए, कई सारे रजवाड़े थे और उनको उनके इच्छा के आधार पर छोड़ा गया था, लेकिन इनमें से कौन है जो कि सम्मिलित नहीं हुआ स्वतंत्रता के बाद। ये था हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद को जब कहा गया कि आप खुद ब खुद इसमें सम्मिलित होइए, तो वहां के जो नवाब थे उन्होंने मना कर दिया। तो वहां पे सैनिक कार्रवाई के द्वारा उसे शामिल किया गया, क्योंकि वहां के लोग चाहते थे और नवाब नहीं चाहते थे। तो ये सैनिक कार्रवाई के द्वारा इनको शामिल किया गया। उस समय जब भारत आज़ाद हुआ, 1947 की बात कर रहे हैं, तो लगभग 552 देशी रियासत थी। प्रथम गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल, जिनको ये काम सौंपा गया कि आप इसे एक में करिए। अगला है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कई बार प्रधानमंत्री रहे, अंतरिम सरकार में भी और उससे बाहर भी। ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस में पूछा गया था। आप बताइए कि वो कब तक रहे। देखिए, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक वो प्रधानमंत्री रहे, और इसके लिए सही उत्तर होगा 1964। ये करीब करीब 16 साल 286 दिन, इतने दिन ये प्रधानमंत्री के पद पे रहे। इनके नेतृत्व में जो चुनाव हुआ 1951, 57 और 62, ये तीनों चुनाव कांग्रेस जीती और ये इतने साल तक प्रधानमंत्री बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन सीजीएल मेन एग्जाम में पूछा गया था 2013 में। देखिए, यहाँ पे हम रुक रहे हैं ताकि आप इन 5 सेकंडों में अपना उत्तर बता पाए। अगर आप ये वीडियो ऑफलाइन देख रहे हैं, मतलब कि लाइव होने के बाद, तो भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर इसका उत्तर दे सकते हैं। इसके लिए सही उत्तर होगा सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की गवर्नर थी और 1963 में ऐसा हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार था। अभी हम इनके बारे में बताए हैं, बताइए आप। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 में पूछा गया था। ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि उस समय अंतरिम सरकार में, जब मतलब कि 1947 में सरकार बनी तो उसे अंतरिम सरकार कहा गया, क्योंकि संविधान लागू नहीं हुआ था पूरी तरह से, अपना संविधान नहीं था। तो उस समय जो अंतरिम गवर्नमेंट में गृह मंत्री बनाए गए थे, ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इन्हीं के जिम्मे था कि जो 552 रियासतें हैं आप इनको एकीकृत करिए। इसीलिए इनकी स्टैचू बनाई गई है गुजरात में, स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, बताइए। ये आपके विकल्प यहाँ पे है, प्रथम गवर्नर जनरल। ये क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जा सकता है। पहला ये क्वेश्चन कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन है स्वतंत्र भारत के, सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 में गवर्नर जनरल थे। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, इंडियन यहाँ पे लगा दिया जाए, इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी, क्योंकि माउंटबेटन के बाद सी राजगोपालाचारी बनाए गए। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि सी राजगोपालाचारी के बाद किसको गवर्नर जनरल बनाया गया, तो किसी को नहीं, क्योंकि ये पद समाप्त कर दिया गया और उसी के पद जगह पे प्रेसिडेंट का पद आया। मतलब तब तक संविधान बन चुका था और संविधान में गवर्नर जनरल का पद नहीं था, तो अब प्रेसिडेंट हो गए।
तो प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, जो कि आते हैं बिहार से। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय भारतीय सेना का प्रमुख कौन था? ये सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है, बताइए। देखिए, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, तो इसके समय जो भारतीय सेना के प्रमुख थे, इनका नाम था मैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ है ये सैम मानेकशॉ है, जो कि 1971 में जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान से, उसमें प्रमुख थे। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 2019 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कायदे ए आजम के नाम से जाना जाता है? मतलब इनका उपनाम है, किनका उपनाम है ये? कायदे आजम। कायदे आजम कहने का मतलब होता है महान नेता, और यह है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को बाबा ए कौम, कायदे आजम, कई नामों से जाना जाता है। तो आपका सही उत्तर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। स्वतंत्र भारत का दौरा करने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, रूस में भी जो पावरफुल पद है ये प्रेसिडेंट का ही होता है, हालांकि वहां पे प्रधानमंत्री का भी पद होता है, तो आपको प्रधानमंत्री ही बताना है। सीजीएल टायर 1 का ये क्वेश्चन है। ये थे निकोलाई बुल्गानिन। निकोलाई बुल्गानिन ये जून 1955 में भारत आए थे, और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस समय यहाँ के प्रधानमंत्री थे इंडिया के। सीजीएल टायर 1। अगला क्वेश्चन है कि बी.आर. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री थे, मतलब भीमराव अम्बेडकर मंत्री थे, इनके पास कौन सा विभाग था? सीजीएल का क्वेश्चन है, बताइए। ये थे कानून मंत्री। भीमराव अम्बेडकर कानून मंत्री थे, और इनको मरणोपरांत भारत रत्न भी दिया गया 1990 में। भारत रत्न, अगर आप भारत रत्न को देखेंगे तो ये नागरिक सम्मान है, जो कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, मतलब इससे बड़ा सम्मान कोई नहीं है किसी नागरिक को देने वाला। और अगर सैनिक में देखेंगे तो यह है परम वीर चक्र, परम वीर चक्र। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? सीएचएसएल का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था। सही उत्तर है राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर ये भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो कि इस पद पे लगभग 10 सालों तक रही। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? मतलब जब 1964 में इनकी मृत्यु हो गई, तब एक व्यक्ति को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। ये क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछा गया है, तो आपको बताना होगा। सही उत्तर है गुलजारी लाल नंदा। देखिए, गुलजारी लाल नंदा ऐसे व्यक्ति हैं जो कि 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पद इन्होंने सुशोभित किया है। तो ये बनाए गए थे, एक बार तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद, और एक बार ये लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए थे। तो बढ़ते हैं आगे। अभी तक जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, जरूर लाइक कर दें। क्वेश्चन है कि बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? मतलब जब भारत ब्रिटिश के अंडर में था तभी बर्मा अलग हो गया। अब आपको बताना है कि कब। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया था। देखिए, बर्मा के भारत से अलग होने की एक लंबी कहानी है। 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया, 1919 में मांटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया। इन दोनों रिफॉर्मों का अध्ययन करने के लिए 1928 में साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन ने जब रिपोर्ट लगाया, तब इसने अपनी रिपोर्ट में, जो कि इसकी रिपोर्ट 1935 में आई थी, इसने अपनी रिपोर्ट में बर्मा को अलग करने की सिफारिश की, जो कि 1937 में बर्मा को अलग कर दिया गया। तो देखिए, आपका जो विकल्प है ये 1935 वाला ही सही मिल रहा है। 2015 सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? जो सचिवालय है उसके बारे में पूछा गया है। सीजीएल में ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था। सही उत्तर है हर्बर्ट बेकर्स। हर्बर्ट बेकर्स, जो कि वास्तुकार लुटियंस थे, उन्हीं के सहायक थे।
अगर आपको नहीं पता तो जो संसद भवन है ये लुटियंस के द्वारा ही बनाया गया था। आप देखेंगे कि दिल्ली के उस क्षेत्र को लुटियंस जोन भी कहा जाता है। तो जो प्रेसिडेंट का जो राष्ट्रपति भवन है उसी समय बना था, लेकिन जो उत्तरी और दक्षिणी खंडों का सचिवालय है ये बनाया गया था हावर्ड वेकर्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि देश बंधु इनकी उपाधि है। देश बंधु और दीन बंधु, कंफ्यूजन बनी रहती है यहां से। देखिए देश बंधु है CR दास। CR दास ये बंगाल के एक वैद्य थे, मतलब कि डॉक्टर थे, और 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था गया में, इसके अध्यक्ष थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1922 में कांग्रेस का कहाँ अधिवेशन हुआ, तो गया में हुआ, और इसके अध्यक्ष थे CR दास, जिनको देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। स्वराज पार्टी जब बनाई गई थी 1913 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा, तो उस समय उसके महासचिव बनाए गए थे CR दास। उपनिवेशी भारत में निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था आयोजित किया था? इनमें से कौन? MTS का क्वेश्चन है ये, बताइए, तुरंत कमेंट करके बता दिया करिए। देखिए इसके लिए सही उत्तर होगा भीमराव अंबेडकर। दलित वर्ग संस्था का आयोजन किया गया था भीमराव अंबेडकर के द्वारा, और ये कब? तो 1930 में। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहां पाए जाते हैं? पुर्तगाली, MTS का क्वेश्चन है ये। देखिए जाहिर सी बात है कि जहां पे रहे होंगे वहीं पाया जाएगा, और अगर इसमें से आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा संबंध उनका गोवा से रहा, क्योंकि गोवा को बहुत बाद में यानी कि 1961 में आज़ाद कराया गया। पूरा भारत 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन गोवा को 1961 में पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया। इसके लिए एक ऑपरेशन भी चलाया गया था, नाम याद रखिए, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय दरअसल क्या था कि इनकी जो नेवी थी ना ये बहुत पावरफुल थी। अगला है कि भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ था? कौन वायसराय था जब भारत स्वतंत्र हुआ, बताइए। सही उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे, और इन्हीं के वायसराय काल में भारत को स्वतंत्रता दी गई थी। कब? 15 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है कि समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है? समाजवाद के बारे में, मतलब इसका संबंध किससे है? समाजवाद के बारे में कहा गया है समाजवाद, तो ये कामगार जो मजदूर थे उनका आंदोलन था, जो 18वीं शताब्दी थी उसके शुरुआत में ये आंदोलन खूब फला फूला। ये 2014 MTS का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है? देखिए यहाँ पे देखिए एक नाम है सर सैयद मुर्तजा खान और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये इनके आगे दिया गया है। भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर विश्वविद्यालय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन गलत है। CGL का क्वेश्चन है। देखिए अगर आप इसमें देखेंगे तो आपका सही उत्तर होगा सर सैयद मुर्तजा खान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को सर सैयद मुर्तजा खान के द्वारा नहीं बनाया गया था, सर सैयद अहमद खान के द्वारा बनाया गया। तो कहा गया है कि जो गलत है उसी को बताइए, तो ये पहला वाला ऑप्शन सही होगा। 1 नवंबर 1858 में रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहां पे आयोजित किया गया था? ये है आपके विकल्प, बताइए। देखिए होता क्या है कि जब 1857 की क्रांति हुई जब यहाँ पे, तो इसकी आवाज ब्रिटेन तक सुनाई दी। तब वहाँ के राजाओं को लग गया कि अब ऐसा नहीं चल सकता कि आप भारतीयों को दबा करके रखें। तो उसके लिए जो वहाँ की रानी थी उन्होंने एक उद्घोषणा किया, और इसके लिए जो शाही दरबार लगाया गया ये लगाया गया था इलाहाबाद में। तो अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को की वैश्विक विरासत की सूची में कुछ दिनों पहले भारत के किस स्मारक को शामिल किया गया है? देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये 2011 का क्वेश्चन है। अब इसके लिए सही उत्तर होगा जयपुर स्थित जंतर मंतर, क्योंकि 2011 नहीं 2010 के अंतिम में यूनेस्को ने जयपुर का जो जंतर मंतर है
इसको अपने सूची में शामिल किया था। अगला क्वेश्चन है, किसने यह कहा कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? यह आपके विकल्प है और आपका 5 सेकंड। देखिए, ये गांधी जी के द्वारा कहा गया था और गांधी जी ने कहा था कि लोग जो धर्म को और राजनीति को अलग अलग मानते हैं, मतलब कि ऐसा कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए जो कि धर्म का भेदभाव करे। ये 2013 में पूछा गया था। राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है। आपको बताना है कि वह उपन्यास कौन है। जो हमारा राष्ट्रीय गीत है इसी से लिया गया है। पहले तो आप ये बताइए कमेंट करके कि राष्ट्रीय गीत है क्या। राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है बताइए। तो वंदे मातरम। वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। तो जो राष्ट्रीय गीत है जन गण मन, इसको हम 52 सेकंड में पूरा करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन को ले लीजिए। तो ये लिया गया है आनंद मठ से और ये आपको बताना होगा कि वंदे मातरम का टाइम पीरियड कितना है। वंदे मातरम को अगर गाया जाए तो कितने समय में इसको गाया जा सकता है, ये आप हमें बताएंगे कमेंट करके। अगला है कि किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से कहा जाता है, मतलब किसका उपनाम फ्रंटियर गांधी है। फ्रंटियर गांधी के हम नाम से जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को। यह क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया था। अगला है कि झांसी की रानी के तौर पे कौन प्रसिद्ध है? झांसी की रानी बताइए। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति में इनका नाम आया था और ये हैं लक्ष्मी बाई। बिहार एसएससी सीजीएल परीक्षा 2013। ये क्वेश्चन देखिए अगला कि 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा को बताता है। आपको बताना है कि नील दर्पण के रचनाकार कौन है। देखिए, नील दर्पण के रचनाकार थे दीन बंधु मित्र। दीन बंधु मित्र। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कराया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अभी एनटीपीसी का जो एग्जाम हो रहा है उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। बताइए। ये किया गया था चार्ल्स विकिल्स के द्वारा। चार्ल्स विकिल्स के द्वारा। सर चार्ल्स विकिल्स। अगला क्वेश्चन है कि एडविन लुटियंस और हॉबर्ट बेकर दो आर्किटेक्ट हैं। ये इन्होंने एक शहर का डिजाइन किया है। आपको बताना है कि वो शहर कौन सी है। ये क्वेश्चन एसएससी एएसआई परीक्षा में पूछा गया था। देखिए, ये शहर है दिल्ली, क्योंकि यहाँ पे लुटियंस जोन भी है जो कि एडविन लुटियंस के द्वारा, और अभी आपने देखा सचिवालय वाला भाग, तो ये हॉबर्ट बेकर के द्वारा इसका डिजाइन दिया गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से किस पहले द लेडी विलिंगटन पार्क के रूप में माना जाता है? किसका उपनाम है? ये उपनाम है लोधी गार्डन का। लोधी गार्डन का। ये सीजीएल टायर 1 2020 में 3 मार्च को ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन जो कि वर्तमान में छत्रपति महाराज शिवाजी टर्मिनल है, ये मुंबई के किस कालावधि में बनाया गया था? कब बनाया गया था? ये 2020 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल टायर 1 में भी। वो भी कब बनाया गया था? तो ये बना था 1878 से लेके 1888 के बीच में। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। और अभी यहाँ पे क्वेश्चन आने बाकी हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि लेडी विद द लैंप ये किसका उपनाम है? लेडी विद द लैंप। देखिए, रात के समय लैंप लेकर के ये जो लोग थे उनकी सेवा करते थे और इनका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इन्हीं को कहा जाता है लेडी विद द लैंप। ये क्वेश्चन देखिए 2004 2013 कई बार ये पूछा गया है। अगला है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस जर्मन जनरल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया? डेजर्ट फॉक्स बताइए। देखिए, अगर द्वितीय विश्व युद्ध की हम बात कर ही रहे हैं तो ये हुआ था 1939 से लेके 1945 तक। 45 में 6 और 9 अगस्त को 2 बम गिराए गए थे जापान के हिरोशिमा और
नागासाकी में, तो तब जाके ये खत्म हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन है कि जर्मन जनरल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था, वो कौन है? तो ये था रोमले। रोमले, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। अगला है कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का नाम निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? ये क्वेश्चन देखिए कितने बार पूछा गया है। एक बार यहाँ, फिर 2011 में, फिर 2014 में, फिर 2016 में। तो ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि एसएससी में आया है तो रेलवे में नहीं पूछेगा, वहां पर भी पूछा जा सकता है। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, यह है फ्रांस की क्रांति में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। ठीक है, लुई 16वें के समय पे। तो इतना काफी है। अगला है कि किस राजवंश के शासनकाल में चीन के ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ? चीन की महान दीवार को आप जानते ही हैं, तो बस आपको ये बता देना है कि ये किसके शासनकाल में इसका निर्माण हुआ। ये हुआ था चीन के शासनकाल में। सीजीएल टायर 1 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था? एमटीएस का क्वेश्चन है, 2011 में पूछा गया है। ये आसान क्वेश्चन है, अभी हमने आपको बताया। अभी हम, अगर आपको याद हो तो पिछले पेज पे हम बताए थे 6 अगस्त और 9 अगस्त। तो जाहिर सी बात है कि पहले 6 अगस्त को फेंका गया था हिरोशिमा में, 9 अगस्त को फेंका गया था नागासाकी में। यानी कि आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। जापान पे गिराया गया और अमेरिका ने गिराया, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। अमेरिका की खोज किसने की? बताइए, कितना आसान क्वेश्चन है। अमेरिका की खोज की गई थी कोलंबस के द्वारा। भारत की खोज वास्को डी गामा। कब? 1498। पाब्लो पिकासो कहाँ के थे? ये क्वेश्चन देखिए कितने बार पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन जितना है महत्वपूर्ण होगा उतना ही बार पूछा गया होगा। अब ये बताइए, पाब्लो पिकासो थे कहाँ के? ये थे स्पेन के। ठीक है, यहाँ पे टाइमर चल रहा है, अगर आप चाहें तो बता सकते हैं। हम आपका समय बचाने के लिए उत्तर देते चल रहे हैं। अगला है कि मतपत्रों को सबसे पहले प्रयोग में लिया गया था कहाँ पे? मतपत्रों को मतलब चुनाव वाले, मतदान वाले। मतपत्रों को लगभग 139 ईसा पूर्व, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, इस्तेमाल में लाया गया था कहाँ पे? प्राचीन यूनान में। प्राचीन यूनान में 139 बीसी। सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन के गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या मतलब है? गुट निरपेक्षता का, ये 10+2 में पूछा गया था। आपके पास 5 सेकंड है, बताइए। देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? ये भी पूछा जाता है, 1961 में। और इसका मतलब है कि शांति गुटों के प्रति तटस्थता। शांति गुटों के प्रति तटस्थता, ये इसका मतलब है। इस संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? देखिए, आपको पता है कि कई सारी चीजें, जैसे कि संसद वाला या फिर प्रेसिडेंट के बारे में, तो ये कई चीजें हमने कई जगह से लिया है। यहाँ पे आपको बताना है कि समवर्ती सूची हमने कहाँ से लिया है। देखिए, जब संविधान बना तो 3 सूचियां बनी थी, हालांकि आज भी 3 ही सूचियां हैं। एक है राज्य के लिए, इनमें जो जो मुद्दे रखे गए हैं उस पे कानून केवल और केवल राज्य बनाएगा। एक है केंद्र के लिए, इस पे जो मुद्दे रखे गए हैं इसमें कानून केवल केंद्र बनाएगी। और एक है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जो सब्जेक्ट रखे गए हैं इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों को है। अगर मान लीजिए उस मुद्दे पर केंद्र का कोई कानून नहीं है तो राज्य चाहे तो कानून बना सकता है, लेकिन अगर उसी मुद्दे पर केंद्र सरकार कानून बना दे तो क्या होगा? केंद्र वाला कानून माना जाएगा, राज्य वाला कानून नहीं माना जाएगा। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया था 2011 में। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ये सिस्टम हमने कहाँ से लिया है? सीजीएल का क्वेश्चन है, बताइए। ये लिया गया है आयरलैंड से।
जैसे हमारे यहाँ अगर आप आयरलैंड वाली सिस्टम को देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में एक एक राज्यसभा, लोकसभा और इसके अलावा विधायक, ये तीनों मिल करके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अगला है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि, क्यों हम कहते हैं कि ये संसदीय सिस्टम है? देखिए, ऐसा इसलिए हम कहते हैं क्योंकि जो मंत्री परिषद होते हैं ये लोकसभा में उत्तरदायी होते हैं। अगर कोई मंत्री है तो उसको लोकसभा के प्रति जवाबदेह होना होगा, मतलब कि लोकसभा के कोई भी मेंबर उनसे सवाल पूछ सकते हैं। ये हमने जो संसदीय वाला सिस्टम हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है लंदन से। ये क्वेश्चन देखिए दिल्ली पुलिस में पूछा गया था, सब इंस्पेक्टर में। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? संघीय, इसका प्रयोग कहाँ पे हुआ है आपको बताना है। देखिए, कहीं पर भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बस एक जगह संघ कहा गया है। कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, लेकिन संघीय शब्द का प्रयोग कहीं पर नहीं किया गया है। लेकिन प्रस्तावना में आप देखते हैं तो लिखा है संघ के बारे में, लेकिन संघीय नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? देखिए, हमारा जो संविधान है उसमें कई सारी विशेषताएं हैं, आपको बताना है कि इनमें से वो कौन नहीं है। सरकार का अध्यक्षात्मक रूप, मतलब सरकार एक अध्यक्ष के रूप में काम नहीं कर सकती है। यहाँ की सरकार को जवाब देना पड़ता है लोकसभा में, तो इसके लिए तीसरा ऑप्शन सही होगा। एसएससी 10+2 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय संविधान कैसा है बताइए। देखिए, भारतीय संविधान कुछ हद तक संघीय है और कुछ हद तक अर्ध संघीय है। अर्ध संघीय इसलिए क्योंकि यहाँ पे राज्य में भी अलग सीएम होता है, ये दूसरे पार्टी का हो सकता है, इसका फैसला अलग हो सकता है। और संघीय इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ये ज़्यादा पावरफुल होती है। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या होगा? सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है। देखिए, आर्टिकल 1 के 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। ये सीजीएल टायर 1 2012 में पूछा गया था। अगला है कि सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? सामाजिक न्याय आपने बहुत सुना होगा, सामाजिक न्याय मिले, सबको सामाजिक न्याय होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं किया जाए, चाहे उसका लिंग कोई हो, रंग कोई हो, नस्ल कोई हो या फिर जाति क्यों ना कोई हो। तो इसके लिए तीसरा ऑप्शन सही होगा। कांस्टेबल जीडी 2013 में पूछा गया था। अगला है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ पर देख सकते हैं? ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का क्वेश्चन है कि जो लोकतंत्र की बात हम करते हैं, लोकतंत्र के आदर्श, इसको हम कहाँ देख सकते हैं? ये दिखता है आपको प्रस्तावना में। प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग, यहाँ पे जो भी पावर है सीधे जनता में है, जनता ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो यहाँ पे हम लोकतंत्र के आदर्शों को देखते हैं। अगला है कि निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? धर्मनिरपेक्ष किसको कहेंगे? देखिए, धर्मनिरपेक्ष का ये मतलब है कि उसके लिए कोई धर्म नहीं है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इसके आधार पे अगर भेदभाव नहीं हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि यह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष मतलब कि सरकार का कोई भी धर्म नहीं होगा और किसी भी धर्म के हिसाब से वो किसी को बांटेगा नहीं। अगला है कि विधि का शासन, इसकी संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली से की गई है? विधि की संकल्पना हमने कहाँ से ली, विधि का शासन हमने कहाँ से लिया है, यह आपको बताना है इस क्वेश्चन में। द रूल ऑफ लॉ मतलब कि कानून का शासन, और कानून का शासन मतलब कि पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा, ये वाला सिस्टम हमने लिया है ब्रिटेन से। सीजीएल टायर 1 री एग्जाम 13 और 14। अगला है कि आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? आधारित लोकतंत्र की बात की गई है, बताइए।
देखिए, लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जहाँ पे शक्तियाँ हस्तांतरित की जाए, उनका विकेंद्रीकरण भी हो और वहाँ पे पंचायती राज सिस्टम भी काम करे। यानी कि ये तीनों सही है। आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा। ये दिल्ली पुलिस 2014 में पूछा गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशिष्टियाँ है। ये किस मामले में कहा गया था, ये आपको बताना है। ये था मामला एस आर बॉम्बई, जो कि 1994 में मामला आया था। इसमें एक न्यायमूर्ति थे सावंत और एक कुलदीप सिंह। इन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद ये भारतीय मूल की दो विशेषताएं हैं। तो यह है एस आर मुंबई मामला। 1994 में इसका फैसला आया था, 2014 में पूछा गया है। अगला है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो कि मतलब वयस्क मताधिकार है, सबको मत देने का अधिकार है, और इससे ये पता चलता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। SSC CHSL 10+2 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि एक तंत्र का क्या मतलब है। राजतंत्र तो आप जानते हैं, एक तंत्र मतलब क्या है। एक तंत्र मतलब कि एक व्यक्ति का राज्य, और जब एक व्यक्ति का राज्य होगा तो हो सकता है कि वो निरंकुश हो, और जब वो निरंकुश हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे एक तंत्र। राजा के द्वारा राजतंत्र होता है, जनप्रतिनिधियों के द्वारा लोकतंत्र होता है। ठीक है, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। CGL टायर 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में। संवैधानिक राजसी का मतलब क्या है। संवैधानिक राजसी, देखिए ये ब्रिटेन में होता है कि संविधान के जो शक्ति मिली है उसके अनुसार राजा के शक्तियों का प्रयोग, तो वहाँ पे राजा आज भी होता है। तो राजसी मतलब कि राजा, और संवैधानिक मतलब कि संविधान को मानने वाला राजा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। CGL टायर 1 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या मतलब है इसका। लोकप्रिय प्रभुसत्ता, देखिए लोकप्रिय प्रभुसत्ता का मतलब ये है कि सरकार की सत्ता जनता के द्वारा स्थापित की जाएगी, जो कि पूर्ण राजनीतिक शक्ति के स्रोत है। तो इसके लिए होगा जनता का प्रभुत्व। CGL टायर 1 2015। देखिए, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो इसे शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़े और आप इसका PDF डाउनलोड कर पाएंगे। ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद होगा, तो ज़रूरी है कि आप अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहें। वीडियो ख़त्म होते होते आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। अगला है कि किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं, बताइए। कुछ लोग शासन करेंगे लेकिन अधिक लोगों पर, और इसको कहते हैं अल्पतंत्र। अल्पतंत्र कहा जाता है। ये क्वेश्चन 2015 LDC परीक्षा में पूछा गया था। अगला है कि सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है। अगेन वही क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है। मतलब जो हमारे यहाँ संसद दिखता है आपको, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ये हमने लिया कहाँ से है। प्रेसिडेंट को छोड़ दीजिए, पहले लोकसभा और राज्यसभा की बात की गई है। ये लिया है हमने ब्रिटेन से। SSC CHSL 10+2 2015 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है, बताइए तुरंत। इसके लिए जरूरी है व्यक्तिगत अधिकार के प्रति सम्मान, मतलब कि सबको अपना अधिकार मिले और उस सम्मान के साथ मिले। जब ये मिलेगा तभी लोकतांत्रिक संस्था काम कर सकती हैं, अन्यथा नहीं। अगला है कि उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं को, संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। भारत से उधार, यह है दक्षिण अफ्रीका। ये क्वेश्चन देखिए दिल्ली पुलिस ASI में पूछा गया था 2016 में। अगला है कि निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान को प्राप्त किया है। जैसे हमारे यहाँ लिखित संविधान है, लेकिन हमने ये सिस्टम कहाँ से लिया है, यह आपसे पूछा गया है।
तो लिखित संविधान वाला हमने लिया है यूएसए से, मतलब कि अमेरिका से। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सहनागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए। देखिए ऐसा आपको एक ही शब्द में मिलेगा और यह है भाईचारा। CPSI 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुता शब्द का तात्पर्य किससे है? बंधुता। देखिए सारे हार्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आप देखेंगे तो इसके लिए भी सही उत्तर आपका होगा भाईचारा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? आपको बताना है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे जो विशेषता है ये अर्ध संघीय और संघीय है। शक्ति का पृथक्करण भी होता है और मौलिक अधिकार भी है, यानी कि 3 तो सही हो गया, चौथा ही गलत होगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो नहीं है, यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा ये होगा चौथा। अगला है कि इनमें से कौन भारत को एक सेकुलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? ये क्वेश्चन जेईई सिविल में पूछा गया था 2018 में। सेकुलर राज्य के बारे में क्या बताता है? प्रस्तावना में ही कहा गया है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया है? इसमें आपको न्याय मिलता है, न्याय के बारे में, तो इसको किस रूप में स्वीकारा गया है ये आपको बताना है। राजनीतिक न्याय बिल्कुल मिलना चाहिए, आर्थिक न्याय भी और सामाजिक न्याय भी, यानी कि सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क नहीं है? पहला है कि लोकतंत्र नागरिकों के गौरव को बढ़ाता है, लोकतंत्र दूसरे से अधिक समृद्ध, लोकतंत्र विवाद को बेहतर तरीके से सुलझाता है। अब आप बताइए कि इनमें से कौन सही है। यहाँ पे देखिएगा कि सही नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप पहले वाले को देखेंगे तो ये बिल्कुल सही है। लोकतंत्र दूसरे से अधिक समृद्ध बनाता है, ये बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र विवाद को बेहतर तरीके से सुलझाता है, ये सही है। अब क्वेश्चन में कहा गया था कि नहीं है, यानी कि जो गलत होगा वही सही होगा, और ये है केवल सेकंड वाले में, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके परीक्षा में रिपीट हो सकते हैं। क्वेश्चन है कि एक सरकार संवैधानिक कानूनों तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची सीमाओं के भीतर ही काम करती है। कैसी सरकार जो इन सीमाओं के भीतर काम करती है, यह आपसे पूछा गया है। ये होती है लोकतांत्रिक शासन में क्या होता है कि जो संविधान बताया गया है आपको उसी के हिसाब से काम करना पड़ता है। अगला है कि किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? किस प्रकार की सरकार में? तो यह है लोकतांत्रिक सरकार में लोग सरकार को चुनते हैं। अगला है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, एक संस्थागत प्रणाली है जो 2 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है, एक प्रांतीय स्तर पे तथा दूसरी केंद्रीय स्तर पे। अब बताइए कि इनमें से क्या शब्द यहाँ भरा जाएगा? बताइए। यह है संघवाद। यहाँ पे हम 3-4 सेकंड आपको दे रहे हैं ताकि अगर आप अपना उत्तर बताना चाहें तो बता सकते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? आपातकाल के बारे में आपने सुना होगा, संविधान में 3 है, तो हमने ये आपात उपबंध कहाँ से लिया है ये आपको बताना है। सबसे पहले ये जर्मनी से लिया गया था और अब हमने संविधान में इसको भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया है। ठीक है, 1935 से, क्योंकि जब संविधान बनाया जा रहा था तो 1935 के कानून में ये ऑलरेडी था, तो इसको हमने ऐड कर लिया। अगला है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? कितने भाग हैं? देखिए अगर ये क्वेश्चन उस समय पूछा गया होता तो सही उत्तर होता आपका 22, लेकिन अगर अब पूछा जा रहा है तो सही उत्तर होगा 25। उस समय 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन इस समय कुल मिला के 25 भाग है। अगला है कि किस प्रकार की सरकार में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों के आधार
लोगों को बताना होता है। सारे क्वेश्चन आसान है, एमटीएस में पूछा गया था ये। तो ये है लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार में सरकार को पब्लिक को बताना पड़ता है। अगला है कि भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है। हमारे यहाँ द्विसदन वाला सिस्टम हमने कहाँ से लिया है। ये पूछा जा सकता था कि हमने संसद वाला सिस्टम कहाँ से लिया है। तो ये सब हमने लिया है कहाँ से, यूके यानी कि ब्रिटेन से। ये 2019 में पूछा गया था जीडी में। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ का विचार संविधान में लिया गया है कहाँ से। देखिए अवशिष्ट शक्तियाँ मतलब कि जिन शक्तियों के बारे में, जिन शक्तियों को किसी को पावर नहीं दिया गया है, अगर उस तरह कोई मामला आता है तो ये पावर मिलेगा हमेशा और हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये हमने कहाँ बात की है, ये हमने लिया है कनाडा से। कनाडा के संविधान से हमें ये होता है कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल हो। सीजीएल टायर 1 2019 में ये पूछा गया है। अगला है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता, बंधुता के सिद्धांतों को कहाँ से लिया है। ये हमने लिया है फ्रांस से। फ्रांस से हमने इसको लिया है। फ्रांस से हमने गणराज्य को भी लिया था, और स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये आपको प्रस्तावना में तीनों शब्द मिलते हैं। तो ये हमने फ्रांस से ही वहाँ पे जोड़ा है। अगर पूछ दे कि कनाडा से हमने क्या क्या लिया है, तो संघवाद, मतलब कि अभी आपने देखा पिछले वाले क्वेश्चन में, केंद्र पावरफुल होगा और सर्वोच्च न्यायालय सलाहकार के रूप में भी काम कर सकता है। ये हमने कनाडा से लिया है। ब्रिटेन से संसद वाला सिस्टम, जैसे कि संसद, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट, परमादेश, ये सारे हमने ब्रिटेन से लिया है। आयरलैंड से हमने क्या लिया है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, और राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है। ये भी हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से ही। अगला है कि दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है। ये विशेषता है संघीय सरकार की, मतलब कि राज्य और संघ दोनों अलग अलग नागरिकता दे सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार के बारे में पूछा गया है, और आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है, कितने बार रिपीट हुआ है। तो ये है संपत्ति का अधिकार। देखिए संपत्ति का अधिकार भी पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन इसको बाद में हटा लिया गया। इसको हटाया गया 1978 में, और इसके लिए 44वां संविधान संशोधन भी किया गया था। अब हमारे पास पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब है केवल 6, जिसमें से पहला है समता यानी समानता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 14 से 18 के बारे में बात की जाती है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें 19 से 22 है। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि ये 23 से 24 के बारे में बताता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है, और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30 में मिलता है। अंतिम जो अधिकार मिलता है यह है संवैधानिक उपचारों का, और यह आता है आर्टिकल 32 में, यानी कि संपत्ति का अधिकार इसमें नहीं है, और यही आपका इस क्वेश्चन के लिए उत्तर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनैतिक अधिकार है। राजनैतिक, तो राजनैतिक से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि चुनाव लड़ने का अधिकार एक राजनैतिक अधिकार है। ये भी 2005, 13 एक बार एमटीएस में पूछा गया था। अगला है कि भारतीय संविधान में कौन से भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है। देखिए भाग 1 की बात करें तो इसमें संसद के बारे में बात की गई है। भाग दूसरा है, इसमें नागरिकता के बारे में बात की गई है, और जो भाग तीसरा है इसमें मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल की बात करें तो 12 से लेकर 35 के बीच में। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ये कई बार रिपीट किया गया है, तो बताइए। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है ये है 11। आपको जानने वाली बात यह है कि मौलिक कर्तव्य
कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य हमने लिया है यूएसएसआर यानी कि रसिया आप कह सकते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? 5 सेकंड है आपके पास, तुरंत बताइए। देखिए आर्टिकल 21 के बारे में बात की गई है कि आर्टिकल 21 में कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो आर्टिकल 21 में जीवित रहने का अधिकार है। आर्टिकल 21 में किसका अधिकार है? जीवित रहने का। अगला है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? फिर से वही क्वेश्चन लेकिन अलग तरीके से पूछा गया है। यहाँ पे हमने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में अच्छे से बता दिया था कि मौलिक कर्तव्य है केवल और केवल 6। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? समता का अधिकार, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। देखिए समता का अधिकार आपको मिलता है 14 से लेकर के 18 में, यानी कि इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। इसमें अगर समता का अधिकार पूछे तो पूरा 14 से 18 में है। अगर इसमें कोई विकल्प मिलाएंगे तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अधिकार परीक्षा, इस शब्द का वास्तविक मतलब क्या है? देखिए वैसे तो आप देखेंगे तो यह एक लैटिन शब्द है, और लैटिन शब्द है तो जाहिर सी बात है कि इसका अर्थ अगर आप हिंदी में निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। ये तब यूज किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी पदाधिकारी के रूप में काम करने लगता है लेकिन वो वास्तव में उस लायक है नहीं, तब कोर्ट के पास या कोर्ट आर्डर दे सकती है इसी अधिकार के तहत उनसे उनके अधिकार को पूछने के लिए कि बताइए कि आप किस अधिकार से इस पद पे बैठे हैं। मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? ये 4 मामले हैं जो कि हाई प्रोफाइल मामले हैं पूरे देश के। इनमें से है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये सही होगा क्योंकि 1976 में ये मामला आया था। ये एक मौलिक अधिकारों से रिलेटेड मामला था। मौलिक अधिकारों को हमने कहाँ से लिया है? यूएसए मतलब कि अमेरिका से। देखिए अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें और आप पीडीएफ डाउनलोड करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया कब? बाद में बनाया गया, लेकिन कब? ये बना 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को, और इसको रखा गया 21 क में। अगला है कि भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? मूल कर्तव्य को जोड़ा गया कब? ये भी पूछा जाता है। जोड़ा गया 1976 में डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पे। डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति, ये 42वां संविधान संशोधन इसके लिए हुआ था। अगला है कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, ये किस भाग में है? ये आपको बताना है किस भाग में है। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बात की गई है तो ये है आपके चौथे भाग में। चौथे भाग में है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। हमने इसको आयरलैंड से लिया है और ये राज्य सरकार के पावर को बढ़ाता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें और इस ऐप को डाउनलोड करके आप इसका पीडीएफ भी पा सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।